तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल गंगूबाई हेल्थ वाला में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग अक्सर नई नई बीमारियों के बारे में, पुरानी बीमारियों के बारे में आप लोगों को अवगत कराते हैं, आप लोग को नॉलेज देते हैं। आपके बहुत सारे मिथ होते हैं, उनको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम आज की कड़ी को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार हमने देखा, हमने एक वीडियो बनाया था हमने डायबिटीज़ का। उसके बाद हमने सोचा था कि मैं किडनी स्टोन्स को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, परंतु अभी पिछले एक महीने से कुछ ऐसी महामारी हमारे देश में दोबारा से फैल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बीमारी के बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाए, इस बीमारी के बारे में आपके मिथ तोड़े जाएं, इस बीमारी के बारे में आपको जागरूक किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक जो नया वायरस हमारे देश में एक समय फैल रहा है, जो बहुत नाम में है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो हम लोग आज बात करेंगे कि ये इन्फ्लुएंजा क्या होता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कि ये लगभग कितने प्रकार का होता है, इसमें इसके नाम कैसे पड़ते हैं, H1N1 या H2N2, H3N2, ये नाम कैसे पड़ते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये गंभीरता कैसे होती है इसकी। और स्वाइन फ्लू है, स्पेनिश फ्लू है, बॉम्बे फ्लू है, बॉम्बे फीवर है, इस तरह की बीमारियां, या ये H3N2 कौन सी ज़्यादा गंभीर रही है, कौन सी गंभीर हो सकती है, क्या है, और इनके बचाव के तरीके क्या हैं, इनके उपचार क्या क्या हैं। तो आज की कड़ी में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंजा H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की। दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा आप मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और उन लोगों को भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जानकारी ही बचाव है आजकल के टाइम में। अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी है तो हम बीमारी से लड़ सकते हैं, अपने बहुमूल्य पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है? तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंजा कोई भी ऐसी वायरल डिजीज जो कि हमारे श्वसन तंत्र को, यानी सांस नली को, फेफड़ों को अगर इन्फेक्टेड करती है, इसके इन्फेक्शन को ही हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जो कि वायरल ओरिजिनेटेड है, यानी वायरस से ओरिजिनेटेड है। तो कोई भी ऐसा वायरस इन्फेक्शन जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें हमारे नाक कान गले होते हुए फेफड़े आ गए, अगर इसको इन्फेक्शन हो रहा है, इसको कवर कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। अब ये बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस ही क्यों। एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुए थे पहले, वैज्ञानिक, रिचर्ड फीफर। उन्होंने 1892 में कई सारे इन्फ्लुएंजा मरीजों को जब देखा, तो उसमें से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे पहले ये माना जाता था ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी विषाणुओं नहीं, जीवाणुओं से होती है, यानी बैक्टीरिया से होती है। लेकिन उन्होंने एक विषाणु इसमें से निकाला और वो उसको नाम दिया बेसिलस इन्फ्लुएंजा का। तो रिचर्ड फीफर के बाद से ये हो गया कि हाँ, ये एक इन्फ्लुएंजा जो है वायरल ओरिजिनेटेड डिजीज है। इसके 4 सीरोटाइप होते हैं, A, B, C, D। ए वाला जो होता है वो सबसे गंभीर वाला होता है। इसके ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं, या जो जब भी वो ज़्यादा गंभीर अवस्था में इन्फ्लुएंजा में पहुंच जाते हैं। अभी तक जितनी भी बड़ी महामारियां आई हैं इन्फ्लुएंजा की, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, चाहे बॉम्बे फ्लू हो, जिसमें दुनिया भर में 1918-19 में आई थी, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो करीब करीब दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में स्वाइन फ्लू एक आया 2009 में, जो पिग से यानी सुअरों से संक्रमित हो रहे थे इंसान, वो भी बहुत चला, वो भी एक सीरोटाइप ए ही था। इसी तरीके से ये जो H3N2 आया, ये भी सीरोटाइप ए का ही वर्जन है इन्फ्लुएंजा का। पहली चीज़ तो इन्फ्लुएंजा का सीरोटाइप बी होता है, वो अमूमन बच्चों में इन्फेक्शन करता है और वो कम घातक होता है। सी वाले जो सब टाइप के पेशेंट्स हैं, वो और कम घातक होते हैं, बहुत ही सामान्य सा जुकाम खांसी बुखार सा होता है, ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी आसानी से ठीक हो जाता है। जो डी होता है सीरोटाइप डी, वो ज़्यादातर जानवरों को इन्फेक्ट करता है, मवेशियों को इस तरह से इन्फेक्ट करता है, पक्षियों को इन्फेक्ट करता है। तो हमने देखा कि ये 4 तरह के होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, A, B, C, D। अब हम बात करते हैं कि इनका नाम ऐसा क्यों पड़ जाता है, H1N1, H2N2, H3N2। देखिए, जो ये वायरस है, ये आरएनए वायरस होता है। ये जो प्रोटीन है, 2 स्पाइक प्रोटीन से बनता है। एक प्रोटीन का नाम दे रखा है H, एक का प्रोटीन का नाम दे रखा है N, यानी H और N के दोनों मिश्रण के होंगे स्ट्रेन्स के, उसको इसका नाम दिया जाएगा। अगर H के 3 स्ट्रेन है तो H3 हो गया, N का 1 है तो H3N1 हो गया।
एच का एक स्ट्रेन है, एन का एक स्ट्रेन है, तो H1N1 हो गया, जो कि हमारा स्वाइन फ्लू माना जाता है। ये जो H3N2 वायरस आया है, ये म्यूटेशन होके आया है, और इसमें H के 3 स्पाइक की स्ट्रेन है और N का 1 है। तो ये चीज़, इसका नामकरण हो गया H3N1, तो H3N2 वायरस, ठीक है। तो ये चीज़ है H3N2। तो अब हम बात करेंगे एक और चीज़ कि इसके क्या लक्षण है और ये किन में ज़्यादा फैल रहा है, कैसे लोगों में ज़्यादा फैल रहा है। तो दोस्तों, ये जो वायरस आया H3N2, ये 15 साल से छोटे उम्र के बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्रोमाइज्ड है पहले से, जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक है, कोई पुराना लंग्स की बीमारी चल रही है, एलर्जी है, अस्थमा है, बुजुर्ग हैं, डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये लोगों को पहले से ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और देश में जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने गाइडलाइंस भी दे दी है कि डॉक्टर्स को भी गाइडलाइंस है, देशवासियों को भी गाइडलाइंस है कि वापस कोविड जैसे प्रोटोकॉल्स को अपनाए, शुरू करें। और कोविड जैसे प्रोटोकॉल्स लागू रहेंगे तो इससे बचाव किया जा सकता है। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि इन्फ्लुएंजा का कोई भी वायरस अगर इन्फेक्शन करता है, तो ये इन्फेक्शन होता है हमारे नाक को, हमारी श्वसन नली है, सांस लेने की नली, उनको, और हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को। तो ये फैलता कैसे है? ये फैलता भी ऐसा ही है, छींकने से, खांसने से, ये सब चीज़ें फैलती हैं। तो एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, ये किनको इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है? बच्चों को, बुजुर्गों को। हुआ क्या कि बच्चे और बुजुर्ग, कोविड जब आया तो बच्चों को तो घर के अंदर रखा गया, बड़े लोगों को वैक्सीन लग गई, बहुत सारे जिन कॉम्प्रोमाइज से बुजुर्ग थे उनकी डेथ भी हो गई, जो बचे वो घरों के अंदर है बुजुर्ग। तो इस समय 2 साल में जो भी वायरसेस आए, वो चूंकि बच्चे बाहर नहीं निकले थे, तो उनके छोटे छोटे इन्फेक्शन से उनकी जो इम्यूनिटी बढ़ती, क्योंकि वायरस अगर किसी को होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता 4-6 महीने के लिए बनी रहती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोन हो गए, और ये 2 साल में ये वायरस भी काफ़ी तेज़ी से म्यूटेट हो गया। होता क्या है कि हर साल जो हमारे जब भी मौसम चेंज होता है, नवंबर से फरवरी में, ये जब भी मौसम चेंज होता है तो ह्यूमिडिटी भी ऐसी होती है, टेम्परेचर भी सब ट्रॉपिक्स का ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री के बीच में। तो ये वायरस के रेप्लिकेट यानी उनकी संख्या बढ़ाने का बहुत अच्छा मौसम होता है, अप्रोप्रिएट मौसम होता है। इस समय पे वायरस अपनी बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ा लेता है। तो आबादी तेज़ी से बढ़ा लेता है, और इसी समय पे इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, यानी कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक कोई डिसऑर्डर होके अपना एक नया प्रारूप बना लेता है। जैसे स्पाइक्स में जो मैंने बताया था, एच के 3 स्पाइक्स आ गए, एन के 2 आ गए, कभी एच का 1 आ गया, कभी एन का 2 आ गया, या एन का 3 आ गया। तो इस तरह से ये म्यूटेट होता रहता है और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता घटाता रहता है। तो इस बार जो म्यूटेशन होके जो आया, इस म्यूटेशन होने के काउजेज होते हैं एंटीजन का ड्रिफ्ट या एंटीजन शिफ्ट कहते हैं, जैसे हम कहते हैं। ये बहुत टेक्निकल भाषा है, आप आम लोगों के लिए ये सब चीज़ें जानकारी की नहीं है। आम लोगों के लिए जानकारी की ये है कि ये हमारे श्वसन क्रिया को नुकसान पहुंचाता है। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बचाव के लिए इसके मास्क को हमेशा अप्लाई करना शुरू कर दें। अपने को खांसते हैं, अगर हम खांसने के बाद हम हाथों को धोएं, अच्छे से साबुन से धोएं। बार बार किसी भी चीज़ को हम छुएं नहीं, छुएं तो उससे हम मुंह और आँख और नाक को दूर रखें। ठीक है, दूर रखें। दूसरा ये है कि हम कभी लिफ्ट में जा रहे हैं, रेलिंग को पकड़ के खड़े हैं, कार के दरवाजे खोल रहे हैं, डोर पब्लिक प्लेसेस पे खोल रहे हैं, तो उनकी नॉब्स को अगर हम हाथ से टच कर रहे हैं, यानी वो वायरस अगर किसी और बंदे ने खांस के उसको छुआ है तो उस पर है, वो वहाँ से हमारे तक पहुँच जाएगा, हमारे घर तक पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वाइन फ्लू और जो हमारा ये वाला वायरस है H3N2, इसमें क्या मुख्य डिफरेंसेस है, क्योंकि बहुत सारे फ्लूज के ज़्यादातर डिफरेंसेस एक होते हैं। तो दोस्तों, स्वाइन फ्लू जो होता है ना, वो पिग्स के इन्फेक्टेड होके अगर इंसानों तक पहुंचता है तो होता है, उसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। परंतु वो उसमें दस्त होंगे ज़्यादा, उसमें पेट दर्द होगा, मिचली आएगी, बुखार आएगा, ये सारी चीज़ रहेंगी फ्लू के अलावा जो सिम्टम्स होंगे। इस वाले में H3N2 में जो प्राइमरी इन्फेक्शन मिल रहा है, वो ज़्यादातर इन्फेक्शन मिल रहा है, लंबे समय तक खांसी बनी हुई है, लंबे समय तक शरीर में कमज़ोरी बनी हुई है, लंबे समय तक सारी मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा, लंबे समय तक बुखार रहेगा, एक्सेसिव वीकनेस रह रही है, एक्सेसिव दर्द हो रहा है शरीर में, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार है ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, खांसी है, जुकाम है,
एकदम सांस लेने में दिक्कत है, और कुछ लोगों में पेट में दर्द और गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हो रही है, जिसमें दस्त वस्त डायरिया है गया, ये है गया। तो ये चीज़ें हैं जो H3N2 में आया है। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे, उनमें ये चीज़ ज़्यादा घातक हो रही है, इसलिए वो विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करें कि क्या हमें इसमें कोई दवाई लेनी चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, देखा या इलाज क्या है। तो ज़्यादातर वैसे तो यही बात है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है और लोगों को टाइमली ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अब एकदम से हाई तौबा ना मचाएं, घबराएं नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। थोड़े दिन में जैसे ही टेम्परेचर अप्रैल में हमारा 35-40s में पहुंचेगा तो ये बीमारी आपस में कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट अभी केवल सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक का मतलब ये है दोस्तों कि अगर फीवर है तेज तो हमें पैरासीटामोल ले लेनी है। हाँ, सांस लेने में कोई दिक्कत है, खांसी है बहुत ज़्यादा, या कोई गले में खराश हो रही है, खून आ रहा है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसको दिखा के अच्छी दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसमें इसमें इनका कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स का रोल केवल तब है जब हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, बलगम पीला आ रहा है, तो हमारा एक एंटीबायोटिक का रोल है। वरना नॉर्मल गले में खराश है, बुखार है, खांसी है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भी ये इस तरह की कोई दिक्कतें हैं जो मैंने सिम्टम्स कहे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से दिखाएं और उसको दिखा के संपर्क करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से टेलीकॉलिंग पे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे है लिखा हुआ, इसमें आएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई अपना सवाल हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई अपनी चीज़ हो तो मैसेंजर से मैसेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा कि ये कोई घातक बीमारी ज़रूर है। इसमें 2 से 5% लोग इस समय हॉस्पिटलाइज़ भी हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले देखा गया जयपुर में और 1-2 जगह पंजाब में लोगों की डेथ भी हुई। परंतु ये फिर भी इतना खतरनाक नहीं है। इवन देखा जाए तो हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, और भी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें 2-3%, 1%, 0.75%, 0.001% लोगों की डेथ होती है। तो वो चीज़ है। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, बस कोविड प्रोटोकॉल्स जैसे को पालन करते रहें, अपने टाइम पे हाथ धोते रहें, अपने मास्क से मुंह को ढकते रहें, खांसते समय मुंह को अपना कवर करके रखें, पब्लिक प्लेसेस पे एक दूसरे से लोगों से दूरी बना के रखें, और मंदिर है, मस्जिद है, ऐसी चीज़ों पे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, आम पब्लिक से दूर रखें। वहाँ पर हम जाएं, खूब जाएं। माता रानी का महीना शुरू होने वाला है, उनकी कृपा रहेगी तो सब लोग बहुत जल्दी ही सही होंगे, ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग नियमित अपना रूप से चेकअप कराते रहें, कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें। नमस्कार।